हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। सीजी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट 29 अप्रैल 2026 को 2:30 बजे टाइम देने के बाद 3:30 बजे अनाउंस किया गया। बहुत खुशी की बात थी, लड़कियों ने फिर से इस बार बाजी मार लिया। मैं इस वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करूंगा जो बहुत सारे स्टूडेंट का कंसर्न है और उन्होंने सवाल भी पूछ रखे हैं। तो मैं सभी बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से गाइड करूंगा और उनके क्वेश्चनों के आंसर दूंगा। देखिए, रिजल्ट जब आता है किसी भी बोर्ड का हो, सेंट्रल बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, 10वीं हो, 12वीं हो, 5वीं हो, 8वीं हो, कुछ भी हो, स्टूडेंट जैसा हिसाब किताब लगा के रखते हैं कि हमने पेपर ऐसा बनाया है तो हमारा रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमको मैसेज किया कि हमने 90 प्लस का उम्मीद लगा रखा था, घर आके हमने पेपर को एक बार वेरीफाई भी किया, चेक भी किया, काउंटिंग भी किया, हमारे मार्क्स जो है 90 प्लस जा रहे थे प्रत्येक विषय में, यह परसेंटेज आप ओवरऑल मान लीजिए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमको जो उम्मीद थी उससे कम हमको नंबर मिले हैं। और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत सारी है छत्तीसगढ़ में। हमारी लोकेलिटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे खुद के पढ़ाए हुए, जिनका उम्मीद था कि 90 प्लस आना है, लेकिन किसी कारणवश उनका रिजल्ट उनकी इच्छा अनुसार नहीं आया। और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो फिर हम क्या करें? हर बच्चा मेरिट लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाता। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ 2-4 नंबरों से चूक गए हैं अपने मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए। टॉप 10 लिस्ट हमारी जो बनती है पूरे स्टेट लेवल की, उसमें जगह बनाने से सिर्फ 1-2 नंबरों 3 नंबरों से वो चूक गए हैं। तो ये तो बहुत दुखदाई बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें? तो हमारे पास अभी फिलहाल एक मौका है अपने मार्क्स को रीटोटलिंग करवाने के लिए या रीवैल्यूएशन करवाने के लिए या फोटोकॉपी मंगवाने के लिए, जो आपकी स्क्रीन पर हमारे टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हाल फिलहाल ये समझिए कि हमारे पास अभी 2 अपॉर्चुनिटी हैं। ऐसे बच्चे जिनके नंबर कम हैं, या वो किसी विषय में सप्ली आ गए हैं, या वो किसी विषय में फेल हो गए हैं, या नंबर तो मिले हैं लेकिन जितना हमको उम्मीद है उतना नहीं मिला है, हमको कम नंबर मिला है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। एक है आपका रीटोटलिंग, जिसको हम पुनर्गणना बोलते हैं, और एक है रीवैल्यूएशन, जिसको पुनर्मूल्यांकन बोलते हैं, और एक है फोटोकॉपी, जिसको हम छाया प्रति बोलते हैं। यानी आपकी जो कॉपी है उसका फोटोकॉपी आप घर मंगवा के उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी कॉपी को किस तरह से चेक किया गया। तो इस वीडियो में मैं डिटेल डिस्कस करूंगा आपके रीटोटलिंग के ऊपर, रिवैल्यूएशन के ऊपर और फोटोकॉपी के टॉपिक्स के ऊपर। समझ गए? इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो हमको बोर्ड दे रही है वो है सेकंड मेन एग्जाम का, और उसके लिए भी एप्लीकेशन चालू हो गए हैं। यानी उन्होंने पूरा प्रेस रिलीज कर दिया है, नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। उसको भी हम लास्ट में समझेंगे कि सीजी बोर्ड ने जो सेकंड मेन एग्जाम के लिए प्रावधान रखा है उसमें आप कब और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, किन बच्चों को अप्लाई नहीं करना चाहिए। इस सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्टडी रिलेटेड मटेरियल आपको हमारे चैनल से मिल सकती है। आप जीनियस एकेडमी के ऐप के साथ भी जुड़ करके अपनी तैयारी अच्छे लेवल पर कर सकते हैं। इस साल बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हमारे कोर्सेज में इनरोल होकर के भी, और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को भी यूज करने के बाद भी। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जहां से पढ़ाई करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। कोर्स हमारे जो है ऐप के अंदर बड़े नॉमिनल फीस के साथ है, आप उसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसका विवरण समय समय पर मैं आपको देता रहता हूं। क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स और साइंस के कोर्स अवेलेबल हैं। 11th के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स है। केमिस्ट्री इस साल पॉसिबल है कि आ जाएगा। क्लास 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों स्ट्रीम उपलब्ध है। तो जल्दी से जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फायदा उठाइए, कोर्स में इनरोल हो जाइए। जितनी जल्दी आप इनरोल होंगे उतनी जल्दी आपकी तैयारी हो पाएगी। ठीक हो गया जी? सबसे पहले ये समझते हैं प्यारे बच्चों कि किस बच्चे को रिवैल्यूएशन या रिटोटलिंग करवाना है और कब तक करवाना है। तो देखिए, अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया, संदेहजनक है कि मैंने अच्छा पेपर बनाया था और मेरे मार्क्स उतने नहीं आए हैं, मुझे कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए भैया आप या तो पुनर्गणना करवा लीजिए, या पुनर्मूल्यांकन करवा लीजिए, या उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी मंगवा लीजिए। और ये करने के लिए आपको लास्ट डेट दी गई है 14 मई, यानी जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस दिन से लेकर के 15 दिन के अंदर अंदर आपको इन तीनों चीजों के लिए, या किसी 2 चीज के लिए, या किसी 1 चीज के लिए अप्लाई करना रहता है। आप तीनों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, या किसी 2 चीज के लिए, या किसी सिंगल चीज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 दिन का समय है, और ये 15 दिन आपका 14 मई 2026 को समाप्त हो जाएगा। तो ये डेट आप जरूर याद करके रख लीजिए।
डेट क्या है हमारे पास? डेट है हमारे पास 14 मई 2026, ये लास्ट डेट है, याद रखिएगा। इसके बाद ना तो आप पुनर्गणना के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ना पुनर्मूल्यांकन के लिए, और ना फोटोकॉपी के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, मैंने पहले ही बता दिया कि किस बच्चे को अप्लाई करना है। अगर आप फेल हैं तो भी आप अप्लाई कर लीजिए, अगर आप सप्ली आए हैं किसी भी विषय में तो भी आप अप्लाई कर लीजिए, अगर आप पास हैं और किसी विषय में नंबर कम है, आपको लगता है कि इससे ज्यादा नंबर आना चाहिए, मैंने अच्छा पेपर बनाया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पुनर्गणना में, पुनर्मूल्यांकन में क्या नियम है क्या नहीं है, मैं भी आपको समझाता हूं, आप अच्छे समझ जाएंगे। पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन के लिए थोड़े से नियम में बदलाव किए गए हैं। लास्ट ईयर तक 10% का रूल लगता था, इस साल 5% का रूल लगेगा। वो रूल क्या है मैं भी आपको समझाऊंगा। बड़े ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। ये तो बात हमारी हो गई, आगे की बात करते हैं। यहां पर मेन चीज जो है हमने हाईलाइट किया हुआ है, ध्यान से समझिए। हमारा रिजल्ट अनाउंस कब हुआ है? 29 अप्रैल 2026 को 3:30 बजे करीब। ठीक है, अंतिम तिथि कब है? पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन, उत्तर पुस्तिका की ये डेट आप याद रखेंगे, 14 मई 2026। ठीक है, कहां से अप्लाई करना है? बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि सर हम अप्लाई कहां से करें। तो इसके दो तरीके मैं आपको बता देता हूं, कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं करना है। पहला तरीका यह है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। ऑनलाइन के लिए क्या करना है? www.cgbsc.nic.in पर आप जाएंगे और वहां पर डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के दो तरीके हैं, वेबसाइट से मैं बताता हूं कैसे। और दूसरा, आप ऑफलाइन भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भर करके आप कहां जमा करेंगे? तो इसका जवाब है कि आप अपने अग्रेसन संस्था में जमा करेंगे। अभी अग्रेसन संस्था क्या है, आप अपने स्कूल से संपर्क करिए, वो सारी जानकारी आपको स्कूल वाले दे देंगे। ठीक है, तो ऑफलाइन तो आप जमा कर सकते हैं अग्रेसन संस्था में, और ऑनलाइन अगर करना है तो आप जैसे अपना रिजल्ट देखते हैं वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको तरीका बताता हूं ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बता देता हूं, ध्यानपूर्वक देखते जाइए। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने सीजी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है। यहां पर हालांकि अभी इन्होंने लिंक भी लगा दिया है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट आप देख लीजिए, cgbsc.nic.in है। इस पर जब आप आएंगे, मेन पेज पर ही आप रहेंगे, यहीं पर आपको मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए, परीक्षा परिणाम एवं पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका हेतु ऑनलाइन आवेदन, ये क्लास 10th के लिए है, और नीचे वाला लिंक क्लास 12th के लिए है। एक तो आप इनमें क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका यह है कि आप इसको जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहां आपको दिखेगा परीक्षा परिणाम 2026। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको दिखेगा, यहां पर देखिए परीक्षा परिणाम 2026, इसमें हमको क्लिक करना है। जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए क्लास 10 क्लास 12 है, यहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूं, मैं यहां पर क्लिक करूंगा और ये मुख्य परीक्षा में मैं क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर मैं अपना रोल नंबर डाल के और मैं अपने रिजल्ट को चेक करूंगा। ठीक है, तो यहां पर हम वेट करेंगे विंडो ओपन हो जाए, यहां पर हम रोल नंबर डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, जैसे आप रिजल्ट देखते हैं, और इसको हम यहां से चेक करेंगे। ठीक, तो ये मैंने डाल रखा है, ये रोल नंबर रैंडम में ले लेता हूं एक स्टूडेंट का, ये मैंने डाला, और यहां देखिए कैप्चा है 445331, और इसको मैं एंटर करता हूं, मेरा रिजल्ट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट के अंदर ही आपको अप्लाई करने के लिए लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, ओपन हो जाए उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। ये एक तरीका हो गया। ठीक, चलिए इसको कट करते हैं। ये रिजल्ट है एक स्टूडेंट का, यहां देखिए जब आपका रिजल्ट ओपन होता है, ये रिजल्ट तो अच्छा है, कोई बहुत खराब नहीं है, लेकिन मान लो हमको नंबर इंप्रूव कराना, जैसे मैथमेटिक्स में देखिए हमको सिर्फ 26 नंबर मिला है। यहां पर मैथमेटिक्स में आप देखेंगे तो यहां पर हमको नंबर कितना मिला हुआ है? मात्र 26 नंबर मिला हुआ है। अब हमको लग रहा है कि हमने पेपर अच्छा बनाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमको इतने कम नंबर नहीं मिलने चाहिए, हमको ज्यादा नंबर मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि आप देखिए यहां पर स्क्रीन में ये रेड कलर से यहां पर लिखा रहता है क्लिक फॉर RT-RVPC, इसमें हमको क्लिक करना है। तो जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा, यह सुविधा शीघ्र प्रारंभ की जाएगी, अभी लिख रहा है, हालांकि अभी इन्होंने चालू नहीं किया है, लेकिन जब ये चालू कर देंगे तो आपके सामने पूरा स्क्रीन आ जाएगा, वहां पर आप फॉर्म भरेंगे। वो फॉर्म कैसा होगा मैं भी आपको बता देता हूं, अभी तो ऑनलाइन ये चालू नहीं हुआ है, हालांकि इनको चालू कर देना चाहिए कल से ही, 30 तारीख से, लेकिन बैर कैब नहीं किया तो कोई बात नहीं। हम यहां पर चेक कर लेते हैं इस लिंक से, ये जो लिंक दिया हुआ है 10वीं कक्षा की, इस पर हम क्लिक करते हैं, फिर से हम वहीं पर पहुंचेंगे रिजल्ट वाले पेज में। ये देखिए रोल नंबर यहां पर हम फिल करते हैं और ये कैप्चा डालते हैं 531433। ठीक, इसको मैंने क्लिक किया, वही
हमारा रोल नंबर ओपन होगा और जैसे मैं RT-RB में क्लिक करूंगा, अगर ये देखिए ये ओपन हो गया, ठीक, ये लिंक काम कर रहा है, तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से फॉर्म आपके सामने रहेगा। अब जितने भी विषय का आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है वो सब कुछ यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। उसका पैसा भी लिखा हुआ है, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या लगेगा, वो सब कुछ आप यहाँ पर अप्लाई करके बना सकते हैं। आपके डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी भर जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, आपका रोल नंबर भर जाएगा, आपका नाम भर जाएगा, परीक्षा का नाम भर जाएगा, रेगुलर है कि प्राइवेट है वो भर जाएगा, किस स्कूल में आपका सेंटर है वो भर जाएगा, और आप किस स्कूल से पढ़ रहे हैं उसका नाम यहां पर आ जाएगा। अब यहां हमको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना रहता है। अभी आप ध्यान से समझ लीजिए क्या करना है हमको, सब्जेक्ट सिलेक्शन। जैसे मान लो मैं मैथमेटिक्स के लिए पुनर्मूल्यांकन कराना चाहता हूं, मैं नियम अभी समझाऊंगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। पुनर्गणना में सिर्फ काउंटिंग होती है, याद रखिएगा। पुनर्गणना में सिर्फ क्या होती है, काउंटिंग होती है। ये जो है ना पुनर्गणना, इसमें सिर्फ नंबर की काउंटिंग होती है और हर विषय के लिए आपको 100 रुपए चार्ज किया जाएगा। और अगर पुनर्मूल्यांकन आप कराते हैं तो आपकी कॉपी दोबारा चेक होगी, 2 शिक्षक उसको चेक करेंगे। इसके लिए आपको 500 रुपए पर सब्जेक्ट चार्ज किया जाएगा। और फोटो कॉपी अगर आप मंगाते हैं जो 1 से 2 महीने या 2.5 महीने के बाद घर पहुंचता है, उसके लिए भी हर विषय का 500 रुपए आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप पुनर्गणना कम कराना पसंद करेंगे, पुनर्मूल्यांकन हर स्टूडेंट कराना पसंद करता है। इसलिए क्योंकि पुनर्मूल्यांकन में नंबर कम नहीं होता, लेकिन पुनर्गणना में अगर पुनर्गणना जब हुआ, रिकाउंटिंग जब हुई, मान लो किसी टीचर ने ज्यादा गिनती गिन के आपको ज्यादा नंबर दे दिया था और दोबारा आपने पुनर्गणना करवाया और आपको कम नंबर मिला, तो फिर वो नंबर कम भी हो जाएगा। तो पुनर्गणना में याद रखना, रीटोटलिंग में नंबर कम हो सकता है, लेकिन पुनर्मूल्यांकन यानी रीवैल्यूएशन में नंबर कम नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए मुझे मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखेंगे। जैसे ये मैथमेटिक्स है, उसमें मुझे 26 नंबर मिला है, मैं पुनर्गणना नहीं करवाना चाहता, मैं पुनर्मूल्यांकन कराना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ इसमें क्लिक कर दूंगा और ये 500 रुपए यहां पर राशि आप देख सकते हैं, अपने आप आ जाएगा। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनिएगा, आप यहां से जो जो काम कराना चाहते हैं इकट्ठा करा सकते हैं, अलग अलग मत सोचिए। 15 दिन के बाद अलग से किसी चीज का समय नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं पुनर्गणना कराना तो आप यहां पे क्लिक कर दीजिए, आप चाहते हैं कि इसका फोटोकॉपी मैं मंगा लूं तो यहां पे क्लिक कर दीजिए। यहां खाली पैसा बढ़ता जाएगा बस। हर विषय का फोटोकॉपी का 500 रुपया और पुनर्मूल्यांकन का 500 रुपया और पुनर्गणना का 100 रुपया लगता है, क्योंकि इसमें सिर्फ काउंटिंग करनी रहती है। काउंटिंग में नंबर कम भी होता है, ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन पुनर्मूल्यांकन में नंबर कम नहीं होता, हमेशा ज्यादा ही होगा। या तो नहीं बढ़ेगा अगर अच्छे से चेक हुआ, और अगर बढ़ा तो ज्यादा हो जाएगा। वो कब ज्यादा होता है कब कम होता है मैं अभी आपको बताता हूं। पुनर्मूल्यांकन के क्या नियम है, 5% का नियम इस साल बदला गया है, वो मैं आपको समझाता हूं। फिलहाल के लिए मान लीजिए कि मुझे सिर्फ पुनर्मूल्यांकन कराना है, तो मैं यहां से रीटोटलिंग और फोटोकॉपी को हटा देता हूं। मान लो मुझे सिर्फ मैथमेटिक्स का कराना है, या साइंस में मुझे कम नंबर लग रहा है, तो मैं साइंस के लिए भी यहां पर अप्लाई कर देता हूं। ये 500 रुपए हर विषय का हो गया, टोटल कितना हो गया यहां दिखा रहा है, देखो 1000 रुपए। अब आपको अपना यहां मकान नंबर, मोबाइल नंबर और गांव, शहर, पिन नंबर ये बहुत अच्छे तरीके से डालना है, ठीक, क्योंकि जब आपका रिजल्ट रीटोटलिंग होगा, रिकाउंटिंग होगा, रिवैल्यूएशन होगा, उसकी जानकारी आपको मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाती है। आई बात समझ में? तो ये डिटेल जो नीचे आपको दिख रहा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको फिल करना है। आप अपना मकान नंबर यहां पर फिल करेंगे, अपना वार्ड नंबर यहां पर फिल करेंगे, अपना विलेज यहां पर फिल करेंगे, ब्लॉक का नाम फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करेंगे, पिन कोड फिल करेंगे और मोबाइल नंबर यहां पर फिल करके यहां पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल इसको फिल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी आपको यहां दिखाने के लिए कुछ कुछ भर देता हूं, रैंडम ABCD। आप सही सही जानकारी अपना यहां पर भरेंगे। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहां पर ऐसे रैंडम भर दे रहा हूं, मोहल्ला ABCD कुछ भी डाल दे रहा हूं, घबराइएगा नहीं, रैंडम फिल कर रहा हूं मैं। ब्लॉक सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि मैं एग्जैक्ट डाटा यहां पे फिल नहीं करूंगा। डिस्ट्रिक्ट नेम कुछ भी डाल दिया, पिन कोड कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, और मोबाइल नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं, ठीक, और यहां से सबमिट कर देंगे। अब ये पेज आगे चला जाएगा। 1100 रुपए आपको भुगतान करना है, उसकी रिसिप्ट अच्छे से संभाल के रखनी है। ये अप्लाई करने का मैं तरीका समझा रहा हूं आपको, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिर नियम क्या है पुनर्मूल्यांकन का, कब नंबर कितना बढ़ता है कितना घटता है, वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक, ये आपका पेज आ गया, जो जो आपने किया है ये सब कुछ रहेगा। इसके बाद आप यहां से कंफर्म करेंगे नीचे से, ठीक है, कंफर्म हुआ। अब यहां देखिए ये पूरा डिटेल आ गया। अब आपको यहां पर भुगतान करने का ऑप्शन आता है, यहां पर आप क्लिक करेंगे और आप यहां से अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ दिखाने के लिए इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भुगतान पे क्लिक करेंगे, पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे, आप अपना पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट रखेंगे। देखिए यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, आजकल हर आदमी फोन पे, गूगल पे चलाता है, तो आप यूपीआई सेलेक्ट करके, यहां से यूपीआई को सेलेक्ट करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये काम अब आपका है, यहां से आप बिल्कुल कर सकते हैं। डेबिट कार्ड यूज कर लीजिए, नेट बैंकिंग यूज कर लीजिए, क्रेडिट कार्ड यूज कर लीजिए, ठीक है, यूपीआई पेमेंट यूज कर लीजिए, इससे आप आपका काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं आपको थोड़े से नियमों की तरफ वापस लेके चलता हूं और दोबारा आपको समझाता हूं। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं नियम की तरफ। ठीक, अब आते हैं अपन नियमों की तरफ। ठीक, यहां तक समझ गए ना। तो ये ऑनलाइन का तरीका हो गया हमारा, इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। समय सीमा बिल्कुल याद रखिएगा, 14 मई के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है वो 14 मई 2026 रहने वाली है। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कई स्टूडेंट के मन में ये सवाल रहता है कि मैं अभी फोटोकॉपी मंगा लेता हूं, फिर उसको देखूंगा, अगर उसमें सही से चेक नहीं हुआ होगा तो फिर मैं अप्लाई करूंगा। तो बाबू देखो, फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करने के लिए भी यही 15 दिन का टाइम है, 14 मई तक का। उसके बाद फोटोकॉपी 1.5 महीना 2 महीने के बाद घर आती है, और जब आप तक फोटोकॉपी पहुंचेगा, आप उसको देखोगे, उसके बाद अप्लाई करने का मूड बनाओगे, तब तक डेट खत्म हो जाएगा और फिर आप रीकाउंटिंग के लिए, रीटोटलिंग के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कुछ भी अप्लाई करना है आपको अभी अप्लाई करना पड़ेगा, इन्हीं 15 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। कहां जमा करना, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन कहां जमा होगा, समन्वय केंद्र में जमा हो जाएगा या अग्रेसन संस्था में। ऑफलाइन का भी मैं आपको बता देता हूं, उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। ऑफलाइन भी अगर कोई बच्चा जमा करना चाहता है तो वो भी देख ले कि किस तरह से ऑफलाइन जमा किया जाएगा। ये इस प्रकार से फॉर्म रहेगा हमारा, ये देखिए ये फॉर्म है, तो इसको आप प्रिंट करेंगे, मिल जाएगा आपको, सीजी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको प्राप्त कर सकते हैं, या हम इसको अपने ऐप के अंदर भी डलवा देंगे, वहां से भी आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसको प्रिंट आउट निकालना है, पूरा डिटेल यहां पर भरना है, देखते जाइए। आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा यहां पर, ठीक है, मैं आपको बताते चलता हूं, ध्यान से सुनते चलिए। यहां आपको रोल नंबर भरना है, यहां आपको अपना नाम भरना है, परीक्षा का नाम भरना है। ये मुख्य परीक्षा है, अभी द्वितीय मुख्य परीक्षा तो हुई नहीं, तो इसको मत भरना। मुख्य परीक्षा यहां लिख देना, मुख्य परीक्षा। केंद्र क्रमांक आपको अपने सेंटर में उसमें मिल जाएगा, एडमिट कार्ड में। केंद्र का नाम, जहां आपने परीक्षा लिखा है उसका नाम, और संस्था का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसका नाम। ठीक, उसके बाद यहां पर वही जो भी मैंने डाटा आपको बताया है, जिस विषय में आपको भरना है, सब्जेक्ट का नाम भरिए, पुनर्गणना कराना है, यहां पर 100 रुपए लिख दीजिए, पुनर्मूल्यांकन कराना है, यहां 500 रुपए लिख दीजिए, और यहां टोटल, जैसे मुझे ये नहीं कराना है, सिर्फ ये कराना है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 500, और यहां भी टोटल 500, और यहां भी टोटल 500। यहां विषय लिख ही दूंगा, मैथ्स, हिंदी, अंग्रेजी, किसी में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होता। और यहां शब्दों में लिख देना भैया 500 रुपीज, 500 रुपीज। ठीक, इसके बाद ये डिटेल बहुत अच्छे से भरना है भैया, ऊपर भले गड़बड़ी हो जाए, यहां गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आपका नाम यानी स्टूडेंट का नाम, आपके पापा का नाम, आपके मोहल्ले का नाम, आपके गांव का नाम, पोस्ट का नाम, कौन सा विकास खंड है, कौन सा जिला है, और मोबाइल नंबर बहुत सही सही भरना भैया, क्योंकि इसी में एसएमएस के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। और ईमेल आईडी भी अच्छे से भर देना, क्योंकि फोटोकॉपी वगैरह कभी ईमेल में भी भेज दिया जाता है। अपना पिन कोड डालो, यहां पर लिखा भी देखो, मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करना आपको। घोषणा पत्र में यहां आपका नाम रहेगा, यहां आपका साइन रहेगा। ये सब करने के बाद इसको जमा कर देना है। कहां जमा करोगे, अग्रसर संस्था में या समन्वय केंद्र में। अब ये कहां है वो आप अपने स्कूल से संपर्क करेंगे, वो आपको जानकारी पूरी पूरी बता देंगे। अगर आप ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया हो गई, ऑनलाइन मैंने आपको पहले से बता दिया है। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे की बात करते हैं। अब हमारी आगे की बात होने वाली है, ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक, इसके बाद देखिए क्या हो सकता है। अब ये आदेश है, इसको आप समझ लीजिए, यानी क्या क्या नियम कानून में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, मैं वो आपको समझा देता हूं। इसको समझ लो पहले, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। ये तो हमारी पूरी बात हो गई, ठीक है। यह भी जो कुछ भी था मैंने इसका भी डाटा आपको बता दिया कि एसएमएस के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अब मैं नियम थोड़ा सा समझा देता हूं, पुनर्मूल्यांकन के लिए क्या प्रावधान है उसको समझ लीजिए। इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए स्टूडेंट तीनों के लिए भी अप्लाई कर सकता है, यानी एक साथ इकट्ठा पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन, फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकता है, किसी दो चीज के लिए भी अप्लाई कर सकता है एक साथ, किसी एक चीज के लिए भी अप्लाई कर सकता है एक साथ, सिंगल, ठीक है। 15 दिवस से ज्यादा का समय आपको नहीं दिया जाएगा, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही डालना भैया, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर में आपको एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी, इसलिए अच्छे से डालना मोबाइल नंबर, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक। अब जो मेन प्रावधान है समझने का, उसको समझ लो थोड़ा सा। फीस वगैरह मैंने बता दिया।
हाँ, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बच्चे रहते हैं, जैसे बीजापुर है, जगदलपुर है, दंतेवाड़ा है, कांकेर है, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, बलरामपुर, राजनांदगांव है, खैरागढ़ है, मानपुर, मोहला है, यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ के जो स्टूडेंट होंगे इनको पुनर्मूल्यांकन में 50% का प्रावधान दिया गया है, छूट का। पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन में जो 500 रुपए फीस लग रहा है उसमें 50% छूट हो जाएगा, लेकिन पुनर्गणना के लिए और फोटोकॉपी के लिए कोई छूट नहीं है, याद रखना। आप कॉपी दोबारा रीचेक करवा रहे हैं उसमें आपको फीस में 50% का छूट दिया जाएगा, यानी जहां हर स्टूडेंट को 500 रुपए पे करना पड़ता है पर सब्जेक्ट, यहां बच्चे को 250 रुपए पे करना पड़ेगा पर सब्जेक्ट, अगर आप इन जगहों से बिलोंग करते हैं तो। ये समझ गए आप? ठीक, इसके बाद समझिए नियम। यहां पर नियम समझने लायक है। उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति, इसको समझो। पॉइंट नंबर 4, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति मंडल द्वारा प्रेषित की जाती है। यानी अगर आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करते हैं तो फोटोकॉपी वहां से भेजा जाता है। सामान्यतः उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्रदाय होने तक पुनर्मूल्यांकन हेतु किए जाने वाले आवेदन की तिथि समाप्त हो जाती है। ये सीधे सीधे नहीं बोलते कि 1.5-2 महीना बाद हम भेजते फोटोकॉपी, तब तक तो वैसे ही 15 दिन का समय खत्म हो जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर ये फोटोकॉपी नहीं भेज सकते, ये 2 महीना 2.5 महीने लगा देते हैं। फोटोकॉपी मंगवाना तो बेवकूफी है भैया। किसी के साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत ज्यादा नंबर कटे हैं, तो ही वो बच्चा फोटोकॉपी मंगवाए, उसके बाद फिर केस करे इनके ऊपर, क्योंकि बोर्ड का नियम कानून सही नहीं है, समझे आप? क्योंकि जब तक फोटोकॉपी पहुंचेगा उसके बाद आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, डेटा ही खत्म हो जाएगा। तो इनके कहने का ये मतलब है कि अगर आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप अभी ही 15 दिन के अंदर अंदर, यानी 14 मई के पहले पहले तक आप पुनर्मूल्यांकन के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। हो सकता है फोटोकॉपी 3 महीने के बाद आएगी, उसके बाद आप पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, डेट ही नहीं रहेगा, तो क्या मतलब तुम्हारा फोटोकॉपी देख के? फोटोकॉपी मंगाने का भी कोई तुक नहीं बनता, फिर आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए पुनर्मूल्यांकन तो आपको करवाना ही पड़ेगा। तो 14 मई के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं पुनर्मूल्यांकन के लिए, ये बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा फोटोकॉपी आ जाने के बाद आपको अलग से 15 दिन का समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए? हाँ, एक बात और समझ लीजिए, कुछ बच्चों का रिजल्ट रुक जाता है, उसमें RWL वेटिंग ऐसे लिखा रहता है, रिजल्ट होल्ड ऐसे करके कुछ कुछ लिखा रहता है, रिजल्ट नहीं आया रहता। तो ऐसे बच्चों का जब भी रिजल्ट आएगा, जिस डेट में भी रिजल्ट आएगा, उस डेट से लेकर के 15 दिन के अंदर अंदर तक उन बच्चों के लिए भी पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना या छाया प्रति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है। जिस डेट को उनका रिजल्ट आएगा उस डेट से 15 दिन के अंदर अंदर तक वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, समझ गया? हाँ, अब जो मेन चीज हमको समझना है वो ये वाला पॉइंट है, इसको समझिए, ये है मेन, क्योंकि यहां पर हुआ है बदलाव। ठीक है, इस पॉइंट में हुआ है बदलाव। ये पहले 10% का रूल होता था, लेकिन भैया अब ये हो गया है 5% का रूल। इसको अच्छे से समझ लो, फिर मैं आगे की बात समझाता हूं। देखिए, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कराया जाएगा। मैं भी समझाता हूं इसको ना। तथा दोनों मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों का औसत पूर्व में प्राप्त अंकों से 5% या उससे अधिक अंक वृद्धि होने पर ही अंकों में वृद्धि मान की जाएगी। घबराइए नहीं, मैं समझाता हूं। पुनर्मूल्यांकन में अंकों की कमी होने पर अंक घटाए नहीं जाएंगे। मैंने पहले बता दिया, पुनर्मूल्यांकन में नंबर कम नहीं होता, अर्थात पूर्व के अंक यथावत रहेंगे। नंबर कम नहीं होगा भैया, जितना मिल चुका उतना तो रहेगा ही रहेगा। अगर बढ़ता है तो बढ़ेगा, नहीं तो कम तो होगा ही नहीं। अब चलो इसको समझते हैं कि 5% का तमाशा क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पे समझिएगा, देखिएगा, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। जैसे मान लो मैथ्स के पेपर में मेरे को मिला है 40 नंबर, और मैं ये सोच रहा हूं कि भाई मैं तो 70 नंबर का पेपर बना के आया हूं 75 नंबर में। 10वीं 12वीं दोनों की बात हो रही भाई, ना घबराना नहीं, दोनों समझ लो। मैंने 70 नंबर का पेपर बनाया और मुझे मिल गया 40 नंबर, तो दिमाग तो सनक ही जाएगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, घर आके मिलाया भी था और 40 नंबर दिए हैं, नंबर तो ज्यादा होना चाहिए। अब मैंने अप्लाई किया पुनर्मूल्यांकन के लिए, तो पुनर्मूल्यांकन के लिए क्या होगी, ध्यान से समझिए। मैथ्स का जो कॉपी होगा उसको 2 टीचर चेक करेंगे। ठीक, मैं एक को लिख देता हूं टीचर 1 और एक को लिख देता हूं टीचर 2। 2 टीचरों से आपकी कॉपी को 500 रुपया लेने के बाद जचवाया जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों टीचर कॉपी जांचेंगे तो जाहिर सी बात है अलग अलग नंबर देंगे, या सेम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इस टीचर ने कॉपी चेक किया, इस टीचर ने आपको नंबर दिया 60, और इस टीचर ने कॉपी चेक किया, इसने आपको नंबर दिया मान लो 50। ठीक है, कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी हुई थी, पहले टीचर ने चेक किया अपने हिसाब से, उसने 60 नंबर दिया, दूसरे टीचर ने चेक किया, उसने अपने हिसाब से 50 नंबर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं,
दो नंबर हैं, दोनों को जोड़ दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो हमको कितना मिल गया? 60 और 50 कितना हो गया? 110, है ना? 110 का आधा कितना हो गया? 55 नंबर। ध्यान से सुनते चलना, गड़बड़ी होगी तो भैया नाराज नहीं होना ना, मैं रैंडम फिगर ले रहा हूं। 55 नंबर मान लो, दोनों टीचर ने चेक किया, जो जो भी नंबर दिया, हमको नंबर दोनों का एवरेज निकालने पर कितना प्राप्त हुआ? 55 नंबर। अब हम पहले कितना पाए थे? 40 नंबर। अब नया नंबर कितना हो गया? दोनों टीचर का एवरेज 55 नंबर। ठीक, अब दोनों में अंतर कितना आया? देखना अंतर कितना आया। नया नंबर है 55, पुराना नंबर है 40, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 15 नंबर। 15 नंबर का अंतर आ गया। समझ आया? अब बात यह है कि देखो भैया, यहां लिखा है कि पुराना नंबर जो तुमको मिला था उसका 5%। यहां देखना, दोनों टीचरों द्वारा दिए गए अंकों का औसत पूर्व में प्राप्त अंकों से 5% या उससे अधिक अंक वृद्धि होने पर, पूर्व में कितना नंबर मिला? 40 नंबर। 40 नंबर का जरा 5% निकालो। 5% ऑफ 40, देखते जाना। अब ये कितना हो गया? मान लो 5 2 जा 10 और ये 2, 2 नंबर आया, यानी 40 नंबर का 5% कितना हुआ? 2 नंबर। अगर 2 नंबर से ज्यादा बढ़ोतरी हुई तो नंबर बढ़ जाएगा, और 2 नंबर से कम की बढ़ोतरी हुई तो नंबर नहीं बढ़ेगा, वो 40 का 40 रहेगा। लेकिन मैंने ये देखा, दोनों टीचरों का मैं जब एवरेज निकालता हूं तो मुझे दोनों का एवरेज कितना मिलता है? 55 नंबर। और जाहिर सी बात है, पहले मुझे जो 40 नंबर मिला था उसका 5% होता है 2 नंबर, तो 2 नंबर से ये 15 नंबर ज्यादा है कि नहीं है? तो यहां लिखा है, देखो 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 देखो, प्राप्त पूर्व में प्राप्त अंकों से 5% या उससे अधिक वृद्धि होने पर, तो 5% तो खाली 2 नंबर है, तो अगर तुमको 2 नंबर भी मिलता, बढ़ा हुआ 2 नंबर, तो भी तुम्हारा नंबर बढ़ जाता, या उससे ज्यादा भी अगर मिल रहा है तो भी आपका नंबर बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा? अब सीधा 15 नंबर बढ़ जाएगा। आपको कितना मिला था? 40 नंबर। 40 नंबर में अब सीधा सीधा 15 नंबर, यानी दोनों टीचर का जो एवरेज नंबर आया था वो एवरेज नंबर बढ़ करके टोटल कितना हो गया? 55 नंबर अब आपको मैथमेटिक्स में मिल जाएगा। आया समझ में? तो ये प्रावधान रखा गया। ये पहले 10% होता था। 10% यानी 40 नंबर का 10% कितना होता? 4 नंबर। तो 4 नंबर या 4 नंबर से ज्यादा आता तो बढ़ता, लेकिन अब 10% को 5% कर दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर आप 40 नंबर पाए तो उसका 5% 2 नंबर हुआ। तो 2 नंबर भी अगर आपका बढ़ता है दोनों टीचरों का एवरेज नंबर मिला के, या उससे ज्यादा भी बढ़ता है, तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। ये इसका मतलब है। बाकी इसमें कुछ भी समझने समझाने लायक नहीं है। दूसरी चीज ये है कि भैया जो भी फीस आप तीनों चीजों के लिए अप्लाई करेंगे वो फीस वापस नहीं होगा, वो उसको मंडल रख लेगी, बड़े या ना बड़े नंबर मंडल रख लेगी। बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर नहीं बढ़ता भैया, ये भी याद रखिएगा। ये तो एक्सपीरियंस है मेरा, कई सालों से मैं बता रहा हूं स्टूडेंट को। कई लोग मैसेज भी करते हैं कि हमने अप्लाई किया था, हमारा पैसा भी लग गया, लेकिन नंबर भी नहीं बढ़ा। तो भैया होता है, कुछ लोगों का बढ़ता भी है, कुछ लोगों का नहीं भी बढ़ता। तो दिल बड़ा करके पैसा पेमेंट करना, और कोई ऑप्शन भी नहीं हमारे पास। लेकिन इसके साथ साथ बोर्ड ने एक नया तूफान जारी कर दिया। ये देखिए, द्वितीय मुख्य परीक्षा 2026 हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के लिए, इसी को अवसर परीक्षा भी आप बोल सकते हैं, उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सीजी बोर्ड ने। बोर्ड का कहना क्या है? छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा द्वितीय मुख्य परीक्षा 2026 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा का आवेदन पत्र सामान्य शुल्क के साथ दिनांक, ये डेट याद रखिएगा, 4 मई 2026 से लेकर के 30 मई 2026 तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। अब ये ऑनलाइन कहां से भरा जाएगा? आपके स्कूल से, जहां से आपने फर्स्ट मेन एग्जाम अभी जो लिखा है उसका रजिस्ट्रेशन करवाया है, वहीं से सेकंड मेन एग्जाम। डेट याद रखिएगा, 4 मई से लेकर के 30 मई, यानी पूरा मई का महीना जो है हमारा, ये सिर्फ सेकंड मेन एग्जाम के लिए फॉर्म भराने का है। यानी परीक्षा फिर इसके 1 महीने बाद होगी, 15 दिन 20 दिन बाद होगी, जून के महीने में परीक्षा होगी। ठीक है, ऑनलाइन भरा जाएगा, डेट सुन लिया आप। अब देखिए, द्वितीय मुख्य परीक्षा हेतु वे समस्त विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो प्रथम मुख्य परीक्षा में पंजीकृत हैं। यानी अभी आपने जो फर्स्ट मेन एग्जाम लिखा है, अगर आपने फर्स्ट मेन एग्जाम लिखा है तभी आप सेकंड मेन एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा है जो अभी मार्च में होने वाले परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ था, यानी उसने अप्लाई नहीं किया था, वो सेकंड मेन एग्जाम के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक, अब देखिए, ऐसे समस्त विद्यार्थी जो पूरक हैं, यानी सप्लीमेंट्री आ गए हैं, या अनुत्तीर्ण है यानी फेल हो गए हैं, या उत्तीर्ण हैं यानी पास हैं लेकिन नंबर कम है, तो अपना श्रेणी सुधार करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी द्वितीय मुख्य परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 में प्रथम बार पंजीकृत होकर के अनुत्तीर्ण पूरक विद्यार्थी क्रेडिट योजना के तहत पात्र अनुसार अनुत्तीर्ण विषय ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ, इसको समझिए। पिछले साल 2025 में फर्स्ट मेन एग्जाम जो मार्च में हुआ था, पिछले साल 2025 में मार्च में जो बच्चे परीक्षा लिखे थे और वो बच्चे फेल हो गए हैं,
और यानी वो सेकंड मेन एग्जाम भी लिखे होंगे तो भी फेल हो गए होंगे, ठीक, ये सप्लीमेंट्री रहे होंगे। ऐसे विद्यार्थी भी जो 2025 में पिछले साल मार्च महीने पेपर लिखे थे, वो भी क्रेडिट योजना के तहत जिस परीक्षा में जिस विषय में वो फेल हैं या सप्ली हैं, पात्रता अनुसार वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उसी संस्था से जहां से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, यानी अपने स्कूल से। जो छात्र उक्त परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं वे निर्धारित तिथि तक नियमित परीक्षार्थी अपने विद्यालय से तथा स्वाध्यायी यानी प्राइवेट या औसत परीक्षार्थी समन्वय संस्थाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो देखो भाई, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, कहने का मतलब यह है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए भी आपको अप्लाई करना है और साथ में आपका दिल अगर नहीं मानता तो आप सेकंड मेन एग्जाम के लिए भी अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका डेट देखो 4 मई से लेकर के 30 मई तक इसका डेट है और 30 मई तक उम्मीद कम है कि आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाएगा। इसमें होता यह है कि स्टूडेंट को यह लगता है कि भाई मैं पहले रिवैल्यूएशन के लिए यानी पुनर्मूल्यांकन के लिए अप्लाई करता हूं, 500 रुपया पे कर रहा हूं, पहले इसका रिजल्ट आ जाने देता हूं, फिर अगर मान लो नहीं सुधरेगा तब मैं फिर सेकंड मेन एग्जाम के लिए अप्लाई कर दूंगा। लेकिन गोटी क्या खेल गई सीजी बोर्ड कि भाई तुम्हारा 30 मई लास्ट डेट दे दिया है सेकंड मेन एग्जाम के लिए और 30 मई तक आपका रीटोटलिंग या रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आएगा, उसमें टाइम लगता है, कम से कम 20 से 25 दिन लग जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि इस बार बोर्ड शुरू से थोड़ा सा एक्टिव रही है तो हो सकता है 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दे दे। तो 30 मई के पहले पहले अगर रिजल्ट दे भी देती है, क्योंकि 14 मई तो लास्ट डेट है रिवैल्यूएशन के भरने के लिए और 14 मई के बाद 30 मई तक आपका 15-16 दिन बस बचता है। तो 15-16 दिन में अगर वो रिजल्ट दे देती है तब तो आप लास्ट में सेकंड मेन एग्जाम भर पाओगे। और मान लो 15 दिन के अंदर अंदर रिवैल्यूएशन का रिजल्ट सीजी बोर्ड नहीं देती तब तो ये डेट भी खत्म हो जाएगा सेकंड मेन एग्जाम का, फिर आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसीलिए बहुत मुश्किल है, इनका डेट सही से सामंजस्य नहीं बैठता, इनका जो तालमेल है वो सही नहीं बैठ रहा है कि बच्चा पहले अपना रिवैल्यूएशन का रिजल्ट देख ले, सुधर जाता है तो काहे को भरेगा इसमें, और नहीं सुधरता है तो उसको इसमें भरने का चांस मिलना चाहिए, तो ये डेट थोड़ा और आगे जाना चाहिए। लेकिन ये जानबूझ के ऐसा डेट फंसाते हैं, ना ये रिवैल्यूएशन का रिजल्ट देंगे इस डेट के पहले कि बच्चा अपना रिजल्ट देखने के बाद निर्णय ले कि उसको सेकंड मेन एग्जाम भरना है या नहीं भरना है। ये सब तमाशाबाजी करेंगे और ये पूरा खेल पैसे का है कि बच्चा रिवैल्यूएशन के लिए पैसा दे और तुमको सेकंड मेन एग्जाम के लिए पैसा दे। ये बात और सुन लो कि द्वितीय मुख्य परीक्षा का अलग से टाइम टेबल रिलीज किया जाएगा। इसके पूरे टाइम टेबल आपके फर्स्ट मेन एग्जाम की तरह आएंगे, बिल्कुल वैसे पेपर होगा और बिल्कुल उसी सिलेबस के साथ पेपर होगा जो अभी आपने दिया है। तो सिलेबस में भी कोई कटौती नहीं है और परीक्षा प्रावधान में भी कोई कटौती नहीं है, सेम वही फीलिंग होगी, सेम वही प्रावधान रहेगा, वैसे ही परीक्षा होगी जैसे अभी आपने दिया मार्च के महीने में। समझ गए? तो घबराना नहीं है, आप अपनी तैयारी करिए। आप हमारी एकेडमी के कोर्सेज के साथ भी जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इस साल हमारी एकेडमी से पढ़ाई करके। आप भी अगले वर्जन बन सकते हैं, तो जरूर से जरूर इनरोल हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, बात कुछ नहीं समझ में आई है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, टेलीग्राम पे हमारे चैनल से वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप मैसेज कर सकते हैं और वहां से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेन एग्जाम के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है आप मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो बातें यहां पर आपको बताई हैं वो आपके लिए काम की रही होंगी। फिर भी कुछ रह गया होगा तो भैया मैसेज करके पूछ लेना। ठीक, रिजल्ट के बारे में आप पूछेंगे रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आएगा, कम से कम 20 से 25 दिन लग जाएगा। 14 मई के बाद 20-25 दिन जोड़ लेना। मान लो मई के लास्ट तक भी एक रिजल्ट आता है तो अच्छी बात है, या जून स्टार्टिंग वीक हो जाएगा तब उसका रिजल्ट आएगा। सेकंड मेन एग्जाम का आखिरी डेट है 30 मई, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद टाइम टेबल आएगा, यानी पढ़ने के लिए भी तो समय दिया जाएगा। ठीक है, तो 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना समय रहेगा, टाइम टेबल आ जाएगा इस बीच में। तो कम से कम 20 दिन मान के चलो आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद पेपर होगा 15 जून 20 जून से, फिर वो वैसे ही चलेगा, जुलाई तक परीक्षा चलेगी, आधा जुलाई तक कम से कम मानो, या स्टार्टिंग वीक ऑफ जुलाई तक परीक्षाएं चलेंगी। तो जुलाई परीक्षा में बीत गया, उसके बाद फिर 45 दिन लगेगा सेकंड मेन एग्जाम का रिजल्ट आने में, कम से कम 45 दिन या 1 महीना मान लो गिरी हालत में। तो मान लो 10 जुलाई भी आप लास्ट डेट मानते हो परीक्षा की, तो 10 अगस्त 15 अगस्त तक रिजल्ट आएगा। तब तक कॉलेजेस भर जाते हैं, सीट नहीं मिलती, बहुत खेल हो जाता है, मजा नहीं आता। इसलिए धैर्य रखिए, जो समय सीमा के अंतर्गत है सही डिसीजन लीजिए, फॉर्म भरिए। नंबर कम आया है, बिल्कुल फॉर्म भरिए, रिवैल्यूएशन के लिए आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इसके साथ साथ आपको सेकंड मेन एग्जाम के लिए भी फॉर्म भर देना है, क्योंकि डेट का तालमेल नहीं बैठेगा, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं आ पाएगा टाइम से, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा पैसे का मुंह ना देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए आप इतना कदम जरूर उठा लीजिए। फिर भी कोई सवाल अगर आपके मन में आप पूछिए।
मैसेज करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।